कॉकपिट का डिजाइन, एक क्राइम सीन पर मिले कंकाल का रहस्य और डायबिटीज की सबसे मॉडर्न दवा में क्या कॉमन है? दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तीनों बहुत ही डिफरेंट फील्ड से लगते हैं। एग्जैक्टली पर इन सब का जवाब एक ही सुपर साइंस में छिपा है, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। और ये सिर्फ पुरानी हड्डियों की स्टडी नहीं है दोस्त, ये एक ऐसी पावर है जो हमारी एवरीडे लाइफ को शेप कर रही है। बिल्कुल, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट मीन्स टू बी ह्यूमन, हमारे शरीर की बनावट से लेकर हमारे सोशल बिहेवियर तक, और फिर उस नॉलेज को यूज करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। सो अपनी सीट बेल्ट बांध लो एंड हाँ, जल्दी से वो सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन वाला बटन दबा दो ताकि तुम ऐसा कोई भी रोमांचक सफर मिस ना करो। आज हम 4 मेन हिस्सों को समझेंगे। ओके, लेट आउट फॉर अस। बेहतर बनाती है। साउंड्स क्रिटिकल। दूसरा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स, ये कैसे हेल्थ एंड मेडिसिन में रेवोल्यूशन ला रही है। द जेनेटिक स्टफ। तीसरा, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, जहां साइंस जुर्म की गुत्थियां सुलझाता है। सीएसआई वाला फील आ रहा है। और आखिर में पेरेंटेज डिटर्मिनेशन, मतलब साइंटिफिक तरीकों से माता पिता की पहचान। ऑसम, चलो शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिक एंड डिफेंस डिजाइंस। ब्रॉड माइक्रो थीम, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अ हुक। सोचो एक पायलट है, थाउजेंड्स ऑफ फीट अप इन द एयर। उसका हेलमेट, उसकी इजेक्शन सीट, ये कितनी जरूरी है। एब्सोल्युटली क्रिटिकल। अगर वो ठीक से फिट ना हो तो एक सेकंड में जान जा सकती है। एंड यहीं पर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक सुपर हीरो की तरह आती है ना? एब्सोल्युटली, इट्स अ लाइफ सेवर, लिटरली। सो व्हाट इज एंथ्रोपोमेट्री? बेसिकली ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की वो ब्रांच है जो इंसान के शरीर को मेजर करती है, बॉडी शेप, साइज, वेरिएशन, सब कुछ। रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे एक कंप्यूटर कीबोर्ड जो इंडियन हाथों के लिए परफेक्ट है, क्या वो नेपाल के लोगों के लिए भी उतना ही कंफर्टेबल होगा? एग्जैक्टली, इसे जानने के लिए एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा चाहिए। सेम गोज फॉर कार सीट्स एंड एयरप्लेन कॉकपिट्स। तो अब कंटेंट डिस्कशन में चलते हैं। इंट्रोडक्शन। पहले के जमाने में इक्विपमेंट बस बना दिए जाते थे, यूजर की परवाह किए बिना। राइट, द यूजर वाज एक्सपेक्टेड टू अडैप्ट टू द मशीन, बट वर्ल्ड वॉर 2 में सब बदल गया। बैकग्राउंड, आई थिंक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट को पहले बार डिफेंस इक्विपमेंट डिजाइन करने के लिए बुलाया गया था, राइट? यस, फॉर द फर्स्ट टाइम कुटिलेट ने 1871 में एंथ्रोपोमेट्री शब्द दिया और मार्टिन ने 1928 में इस पर किताब लिखी। तब से जेट फाइटर इजेक्शन सीट से लेकर जीरो ग्रेविटी में ह्यूमन पोस्चर तक हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब आते कोर लॉजिक पर, द डिजाइन प्रोसेस। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में 3 ग्रुप जरूरी हैं, यूजर्स, एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स और मैन्युफैक्चरर्स। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का रोल क्या है? The anthropologist's role is to provide data on human variability in a simple, usable format for the designers and manufacturers. Man machine relationship. So a good design is based on 3 things: efficiency, safety and comfort. बिल्कुल, अगर ये ना हो तो पुअर परफॉर्मेंस, वेस्ट ऑफ टाइम और यहाँ तक कि बीमारी भी हो सकती है। Okay, let's talk about specific applications in defense. Gun turrets. हाँ, एयरफोर्स के लिए गन टरेट्स को रीडिजाइन किया गया। रिजल्ट, पायलट की एफिशिएंसी बढ़ी, पैसे बचे और डिस्कम्फर्ट कम हुआ। What was the main challenge there? एक गन टरेट को छोटा होना चाहिए ताकि एयर रेजिस्टेंस कम हो, पर इतना बड़ा भी कि एक गनर आराम से मूव कर सके। राइट, एग्जैक्टली। कॉकपिट साइज, अलग-अलग एयरक्राफ्ट के लिए कॉकपिट स्पेस का पैरामीटर सेट किए गए। इससे पायलट की थकान कम हुई। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू मॉकअप्स। डिजाइन सिर्फ 2D में नहीं हो सकता। Never. फुल स्केल मॉकअप्स बनाए जाते हैं जिसमें क्रू मेंबर अपने पूरे गियर लाइक कपड़े, हेलमेट, पैराशूट के साथ बैठकर टेस्ट करता है। शुरू में महंगा है, पर बाद में डिजाइन रिजेक्ट होने से बचाता है। मेक सेंस? नेक्स्ट अप, फ्लाइट क्लोथिंग। स्टैटिस्टिकली डिराइव्ड साइजेस बनाए गए, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। एंड इनका रेशियो? 10 40 40 10। इंटरेस्टिंग। ऑक्सीजन मास्क के 7 साइज होते हैं। वुमेन सर्विस मेंबर्स के लिए भी बॉडी साइज का डेटा लिया जाता है, आई अज्यूम। Yes, that's crucial now. Then there are jet engines and high altitude gear. 50,000 फीट से ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से शरीर सूझ सकता है। एंड फॉर दैट डॉक्टर जेपी हेनरी ने बनाया द पार्शियल प्रेशर सूट। ये सेकंड स्किन की तरह फिट होना चाहिए। स्टैचर और वेट इसके लिए सबसे जरूरी मेजरमेंट्स हैं। द इजेक्शन सीट। इसमें मैन इक्विपमेंट सीट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? ताकि पायलट इजेक्ट होने पर हवा में घूमे नहीं। द स्पिन कुड बी फेटल। एंड फाइनली, एंथ्रोपोमॉर्फिक डमीज। यस, कार क्रैश या प्लेन क्रैश में जी फोर्सेस को स्टडी करने के लिए इंसानों जैसे डमीज बनाए जाते हैं। सो द रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इज ह्यूज। इन सब चीजों से न सिर्फ सैनिकों की जान बचती है, बल्कि ऑपरेशन ज्यादा सफल होते हैं और देश का पैसा भी बचता है। सो द फाइनल कंक्लूजन हियर इज द फैलेसी ऑफ द एवरेज मैन। डिजाइन में कोई एवरेज मैन नहीं होता। एग्जैक्टली। अगर दरवाजा एवरेज हाइट का बनाया तो आधी पॉपुलेशन का सर टकराएगा। सो यू डिजाइन फॉर द एक्सट्रीम्स। प्रिसाइसली, दरवाजे 99th परसेंटाइल के हिसाब से बनने चाहिए, मतलब सबसे लंबे लोगों के लिए। और कंट्रोल्स फर्स्ट परसेंटाइल के हिसाब से, ताकि सबसे छोटे लोगों की पहुंच में हो। परफेक्ट। एवरेज के लिए डिजाइन करना मतलब किसी के लिए भी डिजाइन ना करना। वेट, आई हैव अ क्वेश्चन। तो एवरेज मैन का कॉन्सेप्ट एक मिथक है, ऐसा क्यों? बिल्कुल। क्योंकि कोई भी इंसान हर मेजरमेंट में एवरेज नहीं होता। समवन माइट हैव एन एवरेज हाइट। बट आर्म लेंथ कुड बी अबव एवरेज। एग्जैक्टली। किसी की हाइट एवरेज होगी तो हाथ लंबे होंगे। Therefore, a one size fits all approach based on the average is a guaranteed failure. ओके, अनदर क्वेश्चन। ये पार्शियल प्रेशर सूट असल में काम कैसे करता है? It's quite ingenious. जब बाहर प्रेशर गिरता है तो सूट में लगी कैप्स्टन ट्यूब्स में हवा भर जाती है। ओके। तो एक्सपैंड होने से रोका जाता है। Basically, it creates an artificial atmosphere around the body. वाओ। नेक्स्ट, मॉकअप्स पर इतना खर्च क्यों करते हैं? सीधे बना क्यों नहीं देते? Because a very small mistake, जैसे किसी स्विच का गलत जगह होना, लड़ाई के मैदान में जानलेवा साबित हो सकती है। A pilot needs to act on muscle memory. And a mock-up helps find those mistakes early. Exactly.
मॉकअप में वो गलतियां पहले ही पकड़ में आ जाती हैं। फ्लाइट क्लोथिंग का 10-40-40-10 रेशो क्या दिखाता है? ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। इट शोज कि पॉपुलेशन में किस साइज के कितने लोग हैं। 10% एक्स्ट्रा लार्ज, 40% लार्ज, 40% मीडियम और 10% स्मॉल। So this prevents wastage. एग्जैक्टली। इससे सही मात्रा में कपड़े बनाए जाते हैं, वेस्टेज नहीं होता। Last question on this topic. Anthropomorphic dummies को इतना sophisticated क्यों बनाना पड़ता है? कि वो क्रैश के दौरान इंसान के शरीर की तरह रिएक्ट करे। वी नीड टू सिमुलेट एवरीथिंग। Like what? हड्डियों के टूटने से लेकर अंगों के मूवमेंट तक सब कुछ सिमुलेट करना पड़ता है ताकि सेफ्टी फीचर्स को बेहतर बनाया जा सके। The more realistic the dummy, the safer the vehicle. Got it. Okay. Now for our listeners, pause and practice saying this part aloud. Designing for the average man is a fallacy. We must design for the range of human variation using percentiles for clearance and reach. Good one. So, to give a mini recap, in short, anthropometry ये पक्का करती है कि मशीनें और उपकरण इंसानों के लिए बने, ना कि इंसान मशीनों के लिए एडजस्ट करे। All right. Moving on to our next big topic. Recombinant DNA technique in health and medicine. Broad micro theme again is applied anthropology. Hook time. सोचो अगर हम किसी बीमारी का जीन ही बदलकर उसे ठीक कर सके. या इंसानों के हार्मोन बैक्टीरिया से बनवा सकें। Sounds like science fiction, but it's not. ये साइंस फिक्शन नहीं, ये recombinant DNA टेक्नोलॉजी है. Exactly, to define it, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें डीएनए के एक टुकड़े को काटकर दूसरे जीव के डीएनए में जोड़ा जाता है। बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग। A great real life example. पहले डायबिटीज के मरीजों को जानवरों से निकाला गया इंसुलिन दिया जाता था. Which often caused allergic reactions. अब recombinant DNA टेक से ह्यूमलिन बनता है, जो बैक्टीरिया में ह्यूमन इंसुलिन जीन डालकर बनाया जाता है। प्योर एंड सेफ। Let's get into the content discussion. Introduction. इस तकनीक ने बीमारियों के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन तीनों को बदल दिया है. डेफिनेटली। बैकग्राउंड, पहले इंसुलिन या ग्रोथ हार्मोन जैसे प्रोटीन के लिए जानवरों को मारना पड़ता था, जो महंगा और कम असरदार था। जेनेटिक इंजीनियरिंग ने इसे सस्ता और सुरक्षित बना दिया। Let's discuss the core logic. Starting with A. Diagnosis और बीमारी का पता लगाना. First up, monoclonal antibodies. इन्हें खास तरह के मैजिक बुलेट्स कह सकते हैं, जो सिर्फ एक स्पेसिफिक टारगेट पर हमला करती है, लाइक अ वायरस और अ कैंसर सेल। इन्हें हाइब्रिडोमा टेक्निक से बनाया जाता है, राइट? कोलर एंड मिल्सन, नोबेल प्राइज 1984. यस, इसमें एंटीबॉडी बनाने वाले लिम्फोसाइट सेल को एक कैंसर सेल माइलोमा से फ्यूज कर देते हैं। This hybrid cell, Becomes immortal exactly. and it continuously produces antibodies. Its uses are vast. Blood typing, pregnancy test, cancer therapy. And the second tool for diagnosis? DNA probes. These are small pieces of DNA जो किसी खास पैथोजन जैसे मलेरिया का पैरासाइट की डीएनए को पहचानकर उससे चिपक जाते हैं. इन्हें रेडियोएक्टिव मार्कर्स से लेबल किया जाता है. So you can detect the pathogen directly in a blood sample? Yes. खून या स्टूल के सैंपल में सीधे पैथोजन का पता चल जाता है. उसे कल्चर करने की जरूरत नहीं पड़ती. What if the pathogen amount is very low? That's where PCR comes in. PCR, or polymerase chain reaction, amplifies the DNA. Got it. Now for B, treatment और इलाज करना. First is gene therapy. It means एक खराब जीन वाले व्यक्ति में एक फंक्शनल जीन डालकर बीमारी ठीक करना। For example, ADA deficiency का इलाज। Then using bacteria as mini factories for hormones and proteins. We talked about insulin, Which is called humulin for diabetes. Then there's growth hormone or prototropin for dwarfism. interferon for cancer and viral infections. And its price dropped from $150 a day to just $1 a day. Cool, na? That's insane. What else? Factor 8 for hemophilia patients to help blood clotting. Urokinase to dissolve blood clots in heart attacks. And somatostatin to stop excess growth. And finally, C, prevention or bachao. Let's talk about synthetic vaccines. पारंपरिक वैक्सीन में मरे हुए कीटाणु होते हैं, जिससे कंटामिनेशन का खतरा रहता है। But biotechnology gives us 3 types of synthetic vaccines. 1. By isolating the pure antigen. 2, by producing the antigen using RNA technique like the hepatitis B vaccine. And 3. 3, through peptide synthesis like the SPF 66 malaria vaccine. What about fertility control vaccines? इंडिया में NII और ISC इस पर काम कर रहे हैं. ये HCG, the pregnancy hormone, या FSH के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाकर प्रेगनेंसी रोक सकते हैं. And transgenic animals? This involves creating animals like fish or pigs with better quality protein to improve the food supply. The real world impact is clear. सस्ती दवाएं, सटीक डायग्नोसिस और सुरक्षित टीके, जिससे लाखों जानें बच रही हैं। So in conclusion, recombinant DNA is one of the most powerful tools in modern medicine, transforming how we fight disease. Okay, cross question time. हाइब्रिडोमा सेल्स को इमॉर्टल क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें कैंसर सेल का गुण होता है। इट कैंसर सेल्स डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक इज इट्स एबिलिटी टू डिवाइड एंडलेसली So it gives them the ability to divide continuously. And नेवर डाई। इसीलिए वो नॉन स्टॉप एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर इयर्स इन अ लैब। clear. अगर सैंपल में वायरस का डीएनए बहुत ही कम मात्रा में हो, तो डीएनए प्रोब कैसे काम करेगा? यहीं पर पीसीआर काम आता है। PCR, the polymerase chain reaction, is like a genetic photocopier. It makes copies. It makes millions, even billions of copies of that small DNA fragment. इससे DNA probe उसे आसानी से डिटेक्ट कर लेता है. The signal becomes strong enough to read. Next, synthetic vaccine पारंपरिक वैक्सीन से बेहतर क्यों है? Because it's safer and more pure. इसमें पूरा कीटाणु इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ उसका वो हिस्सा, the antigen, इस्तेमाल होता है जो immunity trigger करता है. So there's no risk of the disease itself. Exactly. बीमारी होने का कोई खतरा नहीं रहता और ये ज्यादा प्योर होते हैं
with fewer side effects. इंटरफेरॉन की कीमत इतनी ज्यादा कम कैसे हो गई? The source changed. पहले इसे human blood से निकालना पड़ता था, which is an incredibly difficult and expensive process. You need a lot of blood for a tiny amount of interferon. And now? Genetic engineering से अब इसे बैक्टीरिया में भारी मात्रा में बनाया जा सकता है. बैक्टीरिया multiply rapidly, so production cost drastically कम हो गई. लास्ट वन, जीन थेरेपी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? The biggest challenge is delivery and control. सही जीन को सही सेल्स तक पहुंचाना. And making sure it integrates properly. Yes, और ये सुनिश्चित करना कि वो ठीक से काम करे without causing any side effects, like triggering cancer. It's still a developing field. Makes sense. चलो, let's practice saying this. Recombinant DNA technique uses plasmid vectors to insert human genes into bacteria, turning them into factories for producing proteins like insulin and factor VIII. And for a mini recap, in short, ये तकनीक हमें जीवन के कोड को एडिट करने की शक्ति देती है ताकि हम स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें. Ready for our third section? Absolutely. The topic is forensic anthropology. And the broad micro theme is, once again, applied anthropology. The hook for this is intense. एक जला हुआ शरीर, कुछ बिखरी हुई हड्डियां. पुलिस के लिए ये एक डेड एंड हो सकता है, पर एक फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए ये एक कहानी की शुरुआत है. They make the bones talk. सो द डेफिनेशन, ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की वो अप्लाइड ब्रांच है जो कानूनी मामलों में इंसानी अवशेषों की पहचान करने में मदद करती है. As C.C. Shaw said, it applies the knowledge of human variation to solve problems in medical jurisprudence. A powerful real-life example is Delhi का famous नैना साहनी तंदूर केस from 1995. एक जली हुई बॉडी की पहचान उसके माँ बाप के DNA से मैच करके की गई थी and forensic anthropology played a huge role. For the content discussion, let's start with the introduction. ये फील्ड 1972 में एक डिसिप्लिन के तौर पर रिकॉग्नाइज हुई. Yes, and इसका मुख्य काम है पहचान स्थापित करना. चाहे वो क्राइम सीन हो, किसी आपदा के शिकार हो या डिस्प्यूटेड पेरेंटेज का मामला हो. बैकग्राउंड, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट 3 मुख्य क्षेत्रों में काम करते हैं: फिंगरप्रिंट्स, स्केलेटल रिमेन्स और DNA. Let's start the core logic with number 1. Study of fingerprints. There are different types of prints, right? Yes, visible जो दिखते हैं, प्लास्टिक जो किसी नरम सतह पर बनते हैं, एंड लेटेंट द इनविजिबल वंस. So how do you develop latent prints? इन्हें पाउडर मेथड से मतलब पाउडर छिड़क कर या केमिकल मेथड से उभारा जाता है. The chemicals react with substances in sweat, Like sodium and amino acids, common chemicals are iodine fumes and silver nitrate. and the identification criteria पहचान रिच कैरेक्टरिस्टिक्स और मिनूशिया के आधार पर होती है, जैसे रिज एंडिंग्स, फोक्स, लेक्स. To confirm an identity, you need a minimum number of matching patterns. पहचान साबित करने के लिए कम से कम 8 characteristic patterns का मिलना जरूरी है. Here is a note on digitization. NCRB 2016 के अनुसार भारत में 30% से भी कम अपराधी फिंगरप्रिंट से पकड़े जाते हैं. यूपी में तो ये 1000 में 1 है. Why is that? वजह ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स और AFIS की कमी और एक्सपर्ट की कमी. Now for the second area, identification through skeleton and tooth. First, sex determination. The pelvis और श्रोणी is the most reliable indicator. पुरुषों और महिलाओं में सब प्यूबिक एंगल और ग्रेटर साइटिक नॉच अलग-अलग होते हैं. The skull also helps. पुरुषों का skull ज्यादा बड़ा और रफ होता है. नेक्स्ट, एज डिटर्मिनेशन फ्रॉम बोन. हड्डियों के जुड़ना, ऑसिफिकेशन और क्रेनियल सूचर्स के बंद होने से उम्र का पता चलता है. It differs by age. For infants, you look at the lower end of the humerus. For adolescents, the fusion of scapula and ulna bones. Adults, around 40 years, the xiphoid process fuses with the sternum, and around 60 years, the manubrium fuses with the sternum. And what about age determination from teeth? 5 चीजों से उम्र पता चलती है: एट्रिशन और दांतों का घिसना, पीरियडोंटोसिस और मसूड़ों का ढीला पड़ना. Okay. Secondary dentine formation in the pulp cavity, cementum apposition around the root, and root transparency और जड़ का पारदर्शी होना. Interesting. And I see an image reference here. Yes, जैसा कि हम इस टूथ एनाटॉमी की इमेज में देख सकते हैं, डेंटीन और डेंटीन एनामल के ठीक नीचे की लेयर है. विटामिन डी की कमी से इस डेंटीन लेयर में स्थायी निशान या बुलबुले बन जाते हैं, जो व्यक्ति के अतीत के बारे में बताते हैं. Amazing. Now for the third and most famous area, DNA fingerprinting. The genetic basis is fascinating. हमारे डीएनए का 95% हिस्सा सब में एक जैसा है, पर बाकी 5% नॉन कोडिंग डीएनए इज वेरी डिफरेंट. And this 5% contains VNTRs. Exactly. Variable number tandem repeats. छोटे-छोटे डीएनए सीक्वेंस जो हजारों बार रिपीट होते हैं. And the number of repeats is unique to each person. So what's the technique? It has a few steps. First, cleavage. डीएनए को restriction enzyme से काटा जाता है. Second, separation. टुकड़ों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से साइज के हिसाब से अलग किया जाता है. Then you transfer it. Right. Third is Southern blotting. पैटर्न को एक फिल्टर पेपर पर ट्रांसफर किया जाता है. And fourth, visualization. रेडियोएक्टिव डीएनए प्रोब्स का इस्तेमाल करके एक्सरे फिल्म पर एक यूनिक बैंड पैटर्न देखा जाता है. इट लुक्स लाइक अ बारकोड. And its applications are legendary. Crime investigation in the UK in 1987, the Ganeshan boy case for disputed parentage in 1984. And identification of deceased, like Tsar Nicholas II of Russia. The real world impact is revolutionary for the criminal justice system. बेगुनाहों को बचाया है और गुनहगारों को सजा दिलाई है. But there's a conclusion to be drawn here for India. Yes. भारत में फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की यूनिवर्सिटी शिक्षा और फोरेंसिक लैब्स में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बीच एक बड़ा गैप है. इसे भरने की जरूरत है. Okay, cross question time. Latent prints को डेवलप करने के लिए पाउडर और केमिकल में से कौन सा मेथड बेहतर है? नॉन पोरस सर्फेसेस जैसे कांच के लिए पाउडर मेथड अच्छा है.
एंड फॉर रफ सर्फेसेस? रफ या पोरस सर्फेसेस जैसे कागज के लिए केमिकल मेथड बेहतर काम करते हैं बिकॉज द केमिकल्स कैन सीप इनटू द मटेरियल। नेक्स्ट, एक कंकाल से 100% सर्टेनिटी के साथ उम्र कैसे पता चल सकती है? दैट्स द थिंग, 100% सर्टेनिटी मुश्किल है। यू कैन प्रोवाइड अ रेंज। बच्चों और किशोरों में उम्र का अनुमान ज्यादा सटीक होता है बिकॉज देयर बोन्स आर डेवलपिंग ऑन अ प्रेडिक्टेबल टाइम टेबल। एंड फॉर अडल्ट्स? अडल्ट्स में इट्स मोर ऑफ एन एस्टिमेट बेस्ड ऑन वेयर एंड टेयर, जो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर दो लोगों का डीएनए 99.9% मैच करता है तो क्या इसका मतलब वो जुड़वा है? नो, दैट्स अ कॉमन मिसकंसेप्शन। कोई भी दो इंसान आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर 99.9% डीएनए शेयर करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उस 0.1% हिस्से पर फोकस करती है जो हमें यूनिक बनाता है, यानी VNTRs पर। ओके, दांतों से उम्र का पता लगाना हड्डियों से ज्यादा भरोसेमंद है या कम? इन मेनी केसेस ज्यादा भरोसेमंद। दांत बहुत मजबूत होते हैं और आग या पानी से जल्दी खराब नहीं होते, सो कई मामलों में वे हड्डियों से भी ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। लास्ट वन, डीएनए एविडेंस के साथ कोर्ट में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? द बिगेस्ट चैलेंज इज टूफोल्ड, preventing contamination of the sample and explaining the statistics to the jury. द प्रोबेबिलिटी। Yes, एक डीएनए मैच की probability, like 1 in a billion, को odds of innocence के संदर्भ में देखना जरूरी है, and that can be hard for a lay person to grasp. अंडरस्टूड। अब रुको और प्रैक्टिस करो। Forensic anthropology uses fingerprints, skeletal remains and DNA to identify individuals and reconstruct events for legal purposes. Good one. So the mini recap. To sum up, forensic anthropology सबूतों को आवाज देती है, जिससे न्याय हो पाता है. And now for our final topic of the day, parentage determination. Broad micro theme, applied anthropology. The hook is something we've all seen in movies. एक बच्चा किसका है? यह सवाल सिर्फ फिल्मों में नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी कई परिवारों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाता है. साइंस इसका जवाब कैसे देती है? चलो पता करते हैं. To define it, parentage determination is the use of scientific methods to establish who the biological parents of a child are. A real-life example for this is झारखंड का high-profile दीपा मुर्मू केस from 2001, जिसे DNA fingerprinting की मदद से सुलझाया गया. Let's start the content discussion with the introduction. आजकल अस्पतालों में बच्चों की अदला-बदली या तलाक और रेप जैसे मामलों में पैटर्निटी टेस्ट की जरूरत बढ़ गई है. न्याय इन टेस्ट्स के नतीजों पर टिका होता है. And the background is fascinating. It's all about exclusion versus inclusion. Yes, exclusion is the most powerful principle. टेस्ट ये 100% साबित कर सकते हैं कि मिस्टर एक्स इस बच्चे के पिता नहीं हो सकते. And inclusion, ये साबित करना कि मिस्टर एक्स ही पिता है इज मच हार्डर, एटलीस्ट बिफोर डीएनए. क्योंकि एक जैसे दिखने वाले गुण या रेयर जीन्स रिश्तेदारों में भी हो सकते हैं. अ चाइल्ड ओनली इनहेरिट्स 50% ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम ईच पेरेंट, सो दे कैन लुक क्वाइट डिफरेंट. Okay, let's get into the core logic. Methods of determination. First, A. Morphological analysis. दिस इज अबाउट फिजिकल अपीयरेंस. मॉर्फोस्कोपिक मतलब बालों का रंग, आंखों का आकार, नाक, होठ देखना. And morphometric. दैट इन्वॉल्व्स मेजरमेंट्स लाइक हेड इंडेक्स एंड फेस इंडेक्स. Next, B. Dermatoglyphic analysis. दिस इज द स्टडी ऑफ पाम एंड फिंगरप्रिंट्स. ये वंशानुगत होते हैं और बदलते नहीं. Now for the big one, genetical analysis. First, blood groups, the ABO system. The alleles are IA, IB and IO. ये एक्सक्लूजन का बेहतरीन टूल है. फॉर एग्जाम्पल, अगर माता पिता दोनों का ग्रुप O है तो बच्चे का ग्रुप A या B नहीं हो सकता. There's also the RH system and the MNS system. Yes, they also help in excluding parentage and provide more specific results. Then there's biochemical analysis Right. This is the study of proteins and enzymes in the blood like hemoglobin and haptoglobin. and immunological analysis. This involves GM factors and the HLA system, human leukocyte antigen. The HLA system has so much variation that it's very powerful for exclusion. What about non-serological criteria? These are simple genetic traits like the ability to roll your tongue or taste PTC. दो नॉन-रोलर माता-पिता का बच्चा रोलर नहीं हो सकता. Simple Mendelian genetics. So Mendelian character inheritance is another method, like a chin fissure. Yes, the dimple in the chin. अगर माता-पिता दोनों में ये trait नहीं है, तो बच्चे में भी नहीं हो सकता. And chromosomal analysis. Structural variations in the Y chromosome are a very good indicator of paternity. And finally, when all else is inconclusive, we have DNA fingerprinting, the ultimate test. Now for a real-world impact and case study, the KPS Kushwaha case. उन्होंने कई serological और non-serological टेस्ट किए. And the result? सभी टेस्ट में पिता और बेटे के बीच कोई एक्सक्लूजन नहीं मिला. अंत में the likelihood of paternity was calculated to be over 93%. Which proved that the social father was indeed the biological father. Correct. So the conclusion is you can't rely on just one test. Parentage determination is done by combining several different tests to build a strong case of probability. Okay, my turn for cross questions. Exclusion, inclusion से ज़्यादा भरोसेमंद क्यों है? Because it's a negative proof, which is 100% certain. It's about impossibility. अगर बच्चे में कोई ऐसा जेनेटिक मार्कर है जो ना माँ में है और ना ही कथित पिता में, तो ये साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है कि वो उनका बच्चा हो. And inclusion is just a probability. Exactly. Inclusion सिर्फ एक probability है because many people can share the same trait by coincidence. क्या सिर्फ ब्लड ग्रुप से पैटर्निटी साबित हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं. Blood groups can only exclude, never prove. अगर बच्चे और पिता का ब्लड ग्रुप मैच भी कर जाए, तो भी वो महज एक संयोग हो सकता है क्योंकि लाखों लोगों का वही ब्लड ग्रुप होता है. Y chromosome analysis सिर्फ बेटों के लिए ही काम करता है ना? हाँ, क्योंकि Y क्रोमोसोम सिर्फ पिता से बेटे को मिलता है, almost unchanged. It's a direct, unbroken line of paternal lineage. Morphological analysis मतलब शक्ल सूरत मिलाना कितना साइंटिफिक है?
इट्स द लीस्ट साइंटिफिक मेथड। इसे सिर्फ एक सपोर्टिंग एविडेंस के तौर पर देखा जाता है, नेवर एज प्राइमरी प्रूफ। Physical traits are polygenic, controlled by many genes, so there's a huge amount of variation. Last question. Likelihood of paternity, LOP, 93% का क्या मतलब है? ये 100% क्यों नहीं है? Because genetic tests, except for DNA, are based on probabilities, not certainties. 93% LOP का मतलब है कि इस बात की 93% संभावना है कि वो व्यक्ति पिता है, when compared to a random, unrelated person from the general population. And what's considered strong proof in court? कोर्ट्स में 99% से ऊपर का LOP बहुत मजबूत सबूत माना जाता है। Got it. चलो इसको दोहराओ. Parentage determination relies on the principle of exclusion, using a battery of tests from blood groups to DNA fingerprinting to establish biological relationships. यही को सामने लाता है। So, we've covered a lot. And देखा दोस्त, applied anthropology कितनी fascinating field है। यह हमें बताती है कि कैसे एक सैनिक की सुरक्षा, एक मरीज का इलाज और एक क्राइम का सच सब कुछ इंसान के शरीर की गहरी समझ से जुड़ा हुआ है। Alright, let's do a final recap. Today we discussed applied anthropology and the key takeaways Go are: for it. First, physical anthropology defense में efficiency और safety लाती है average man के मिथक को तोड़कर। Second, Second, recombinant DNA medicine का भविष्य है जो हमें बीमारियों से लड़ने के लिए powerful genetic tools देता है। third, forensic anthropology हड्डियों, दांतों और DNA के जरिए सच को सामने लाती है जिससे न्याय मिलता है। and fourth, And finally, parentage determination genetic सबूतों का इस्तेमाल करके पारिवारिक विवादों को सुलझाता है। perfect summary. अब listeners के लिए कुछ सवाल, जरा सोचना। 1. अगर तुम्हें एक स्पेस सूट डिजाइन करना हो तो तुम कौन से 3 एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे? 2. जीन थेरेपी के एथिकल कंसर्न्स क्या हो सकते हैं? 3. क्या भविष्य में फिंगरप्रिंट्स की जगह डीएनए को प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन टूल बना देना चाहिए? Why not? 4. अगर एक कंकाल बहुत पुराना है तो उसकी उम्र पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, हड्डियां या दांत? 5. पेरेंटेज टेस्ट में एक्सक्लूजन का एक उदाहरण दो जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पर आधारित हो। एंड 6. द फैलेसी ऑफ द एवरेज मैन का एक और रियल लाइफ उदाहरण क्या हो सकता है? एंड अ फाइनल चैलेंज फॉर यू फ्रॉम आवर एक्सपर्ट। यस, तुम्हारे लिए एक चैलेंज। अपने घर में किसी एक चीज जैसे कुर्सी या दरवाजे का हैंडल को देखो और सोचो कि क्या इसे एंथ्रोपोमेट्री के सिद्धांतों का उपयोग करके बेहतर बनाया जा सकता था। आसम, उम्मीद है तुम्हें आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर डीप डाइव्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। अगली बार तक सीखते रहो और क्यूरियस बने रहो। एंड हियर्स अ फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट। जरा सोचो, जिस तरह डीएनए हमारी पहचान बताता है, क्या भविष्य में हमारे शरीर के मेजरमेंट्स यानी हमारा एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा भी हमारी डिजिटल आइडेंटिटी का एक हिस्सा बन जाएगा? जो हर डिवाइस और हर स्पेस को हमारे लिए ऑटोमेटिकली कस्टमाइज कर देगा। एग्जैक्टली, समथिंग टू थिंक अबाउट।